तो बच्चों, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट C3 साइकिल, जिसमें हमने क्या था कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसको रिड्यूस करते हैं इन ग्लूकोज। तो C3 साइकिल डिस्कवर होने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट है जो बहुत सारे प्लांट्स में सेम साइकिल है जो वो फाइंड आउट करना जब उन्होंने शुरू किया, देन दे फाउंड दैट देयर आर सेवरल प्लांट्स जिनमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है जो दैट इज नॉट 3 कार्बन कंपाउंड, रादर इट इज 4 कार्बन कंपाउंड। तो उन्होंने फिर जब पूरी डिस्कवरी की तो उनको पता चला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है प्लांट्स के अंदर दो तरीके से होता है, एक होता है C3 साइकिल और एक होता है C4 साइकिल। तो C3 साइकिल है जो वो ज्यादातर प्लांट्स में C3 साइकिल प्रेजेंट होता है, बट देयर आर सेवरल अदर प्लांट्स जिनके पास C3 नहीं होता, इंस्टेड C4 प्लांट्स साइकिल होता है, क्योंकि उनका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है जो दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड, नॉट 3 कार्बन कंपाउंड। तो आज हमने डिस्कस करना है अबाउट C4 साइकिल। तो C4 पाथवे या C4 साइकिल है जो C4 पाथवे और C4 साइकिल। तो सबसे पहले साइंटिस्ट था कॉचेक। He find it in sugarcane that first stable compound during photosynthesis is 4 carbon compound instead of 3 carbon compound. उसके बाद साइंटिस्ट आए हैच एंड स्लैक। They found that this cycle is present in several dicots as well as monocots. Found in monocots and several dicots. He discovered the cycle or pathway in maize. तो C4 साइकिल जो शो करते हैं उनको हम बोलते हैं C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स है जो वो हो गए हमारे पास मेज, शुगर केन, पेनिसिटम, पेनिकम, ये सारे मोनोकॉट्स है, सोरघम, एट्रिप्लेक्स, एमरैंथस, सालसोला एटसेट्रा। तो ये जो C4 प्लांट्स है, दे फाउंड दैट C4 प्लांट्स है जो इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर दैट इज एनाटॉमी वो भी C3 से डिफरेंट है। तो C4 प्लांट्स है जो दे हैव डिफरेंट एनाटॉमी और इस एनाटॉमी को हम बोलते हैं रीथ एनाटॉमी या इसको हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। तो क्रेन्स, व्हाट इज रीथ एनाटॉमी और क्रेन्स एनाटॉमी? देखो, कोई भी प्लांट है जो उसका लीफ का अगर हम सेक्शन काटेंगे तो लीफ में क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। क्या होता है, सेंटर में उसके वेस्कुलर बंडल्स हो गए, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, और इसको सराउंड करते हैं बंडल शीथ सेल्स। जो बंडल शीथ सेल्स है ना, उनकी लेयर्स में भी 1 हो, मे बी more than 1 layers they may be present in the bundle sheath cells. ये जो बंडल शीथ सेल्स है ये थोड़े थिक वॉल्स होते हैं और ये गैसेस के लिए इम्परमिएबल होते हैं। तो दीज आर बंडल शीथ सेल्स जो वेस्कुलर बंडल्स को सराउंड करेंगे। 2 सेल्स दे आर प्रेजेंट इन कंसेंट्रिक लेयर्स। कंसेंट्रिक मतलब गोल गोल लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं।
नंबर लेयर्स का मे बी 1 और सेवरल। ये हैं बंडल शीथ सेल्स। ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं इनके पास होते हैं थिक वॉल्स विच आर इम्परमिएबल टू गैसेस, इम्परमिएबल टू गैसेस। इनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, बट विद लेस ग्रेना एंड मोर स्ट्रोमा। ये कनेक्टेड होते हैं मीजोफिल सेल्स के साथ बाय मीन्स ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। दे आर कनेक्टेड with mesophyll cells by means of plasmodesmata। ठीक है, तो इनकी लेयर्स हैं जो दे मे बी 1 to several concentric layers, और इसके बाहर प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल्स। जो मीजोफिल सेल्स है वो जो इनके साथ अटैच्ड होते हैं, और ये जो अटैचमेंट है ना बेटे, ये होती है बाय मीन्स ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शंस इनके साथ प्रेजेंट होते हैं। दीज आर मीजोफिल सेल्स, और मीजोफिल सेल्स है जो वो अटैच्ड है दीज आर मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स आपस में अटैच्ड है बाय मीन्स ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। जो बेटे मीजोफिल सेल्स है इनकी सेवरल लेयर्स होती है। दे आर टाइटली पैक्ड, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती, टाइटली पैक्ड होते हैं ये मीजोफिल सेल्स। यहां लिख देती हूं मैं, मीजोफिल सेल्स दे आर टाइटली पैक्ड, दैट इज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनके पास ज्यादा ग्रेना होते हैं, more grana and less stroma, and they are connected with bundle sheath cells by means of plasmodesmata। ठीक है, तो इनका जो ये जो सेल्स है ना बेटे, दे आर अरेंज्ड इन अ रीथ लाइक मैनर, इसलिए इसको हम रीथ एनाटॉमी बोलते हैं या क्रेंज एनाटॉमी बोल देते हैं। तो जो C4 प्लांट्स है इनके पास स्पेशल एनाटॉमी है विच इज नोन एज रीथ और क्रेंज एनाटॉमी, जिसमें दो टाइप के सेल्स है। वन आर द मीजोफिल सेल्स और दूसरे होते हैं बंडल शीथ सेल्स। दोनों में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जो मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है उसके पास ग्रेना ज्यादा होता है, और जो बंडल शीथ सेल्स है उनके पास ग्रेना कम होता है, स्ट्रोमा ज्यादा होता है। दोनों सेल्स है जो वो आपस में जुड़े हुए हैं बाय मीन्स ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन। तो हाउ दे परफॉर्म C4 साइकिल, दैट इज हाउ दे रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एनवायरमेंट बाय प्रोड्यूसिंग अ 4 कार्बन स्टेबल कंपाउंड। तो C4 साइकिल है जो, दिस इज आल्सो नोन एज C4 साइकिल को हम हैच एंड स्लैक साइकिल भी बोलते हैं, हैच एंड स्लैक पाथवे। ठीक है, तो C4 साइकिल है जो, दैट इज हैच एंड स्लैक पाथवे। इसमें होता क्या है, देखो सबसे पहले क्या है कि जो लाइट रिएक्शन है वो होनी है मीजोफिल सेल्स में, दैट इज ATP एंड NADPH है जो वो बने मीजोफिल सेल्स में, और वो मीजोफिल सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं टू द बंडल शीथ सेल्स। तो देखो ये है हमारे पास मीजोफिल सेल्स,
दिस इज मेसोफिल सेल, और इसके साथ ये है बंडल शीथ सेल। दिस इज बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल है जो वो थिक वॉल्ड है, एंड दे आर इम्परमिएबल टू गैसेस, और यहां पे इनके पास है आपस में प्लाज्मोडेस्माटा। ये कनेक्शंस हैं विच आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, दिस इज मेसोफिल सेल, दिस इज बंडल शीथ सेल, एंड दीज आर प्लाज्मोडेस्माटा। हमने बोला बंडल शीथ सेल्स है जो उनकी जो वॉल है दैट इज इम्परमिएबल टू गैसेस, इसलिए गैसेस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लेने का काम कौन करेगा? मेसोफिल सेल। तो यहां पे है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ मिलके बनाती है बाइकार्बोनेट HCO3। जो फर्स्ट एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है एक 3 कार्बन कंपाउंड विच इज कॉल्ड फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, और एक कार्बन का उसको मिल गया एटमॉस्फेयर से, तो ये बना देते हैं फर्स्ट स्टेबल 4 कार्बन कंपाउंड विच इज नोन एज द C4 एसिड। ये फिक्सेशन हो गई, फिक्सेशन के बाद इसने बनाया C4 एसिड। C4 एसिड है जो ये पहले ना बेटे C4 एसिड है जो वो ये बनाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और उसके बाद C4 एसिड पहले बनाएगा ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं OAA से, और उसके बाद ये बनाता है इसी की वो आइसोमेरिक फॉर्म होती है मैलिक एसिड। ठीक है, तो मैलिक एसिड, तो ये जो C4 एसिड हम लिख रहे हैं दिस इज मैलिक एसिड। ये जो C4 एसिड है ये इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू बंडल शीथ सेल्स। अब यहाँ पे C4 एसिड जब आया ना बेटे, तो C4 एसिड में से जैसे हमने उसमें क्या था कि 3 कार्बन के उसने सेल से लिए हैं और 1 कार्बन का बाहर से लिया है, तो वो 1 कार्बन का ये रिलीज कर देगा, और रिलीज करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो रिलीज हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। दिस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी, प्रोसेस हो गई डीकार्बोक्सिलेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी तो इसके पास एक 3 कार्बन कंपाउंड बन गया जिसको हम बोलते हैं C3 एसिड। तो ये जो C3 एसिड होता है दिस इज पायरुविक एसिड। C3 एसिड क्या है? दिस इज पायरुविक एसिड। ये जो C3 एसिड है ये अब ट्रांसपोर्ट होना है टू द मेसोफिल सेल्स अगेन। इसकी ट्रांसपोर्ट हो गई। C3 एसिड है पायरुविक एसिड, तो ये जो C3 एसिड है जब इसको बेटे रीजनरेट होना है ना, क्योंकि 3 कार्बन के उसने लिए थे इससे, तो 3 कार्बन के ही उसने वापस देने हैं। तो ये जो 3C3 एसिड है ये जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे ये ATP को यूज करता है इनटू AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट में नहीं, उसने 2 बॉन्ड ब्रेक किए दैट इज मोनोफॉस्फेट। तो ये वापस, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की इसने जिसको हमने डीकार्बोक्सिलेशन बोला, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुई ये चली जाएगी कहाँ पे? C3 साइकिल में।
तो ये C3 साइकिल में चली गई और फिक्स हो गई इनटू ग्लूकोज एंड सुक्रोज एंड स्टार्च में। ठीक है, मतलब जो C4 प्लांट्स है उनमें भी C3 तो चलना ही चलना है। तो सबसे पहले क्या है कि एटमॉस्फेयर से उसने कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर के साथ मिक्स करके बाइकार्बोनेट बना। कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट एक्सेप्टर है जो वो 3 कार्बन कंपाउंड है, PEP भी बोल देते हैं इसको बेटे, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और ये कन्वर्ट इसको फिक्स कर दिया और फिक्स होके ये बन गया C4 एसिड। C4 एसिड ट्रांसपोर्ट हुआ टू द बंडल शीट सेल्स, जहां पे उसने डीकार्बोक्सिलेशन की, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकाल ली, जो उसने रिलीज की, वो C3 साइकिल से फिक्स हो गई इनटू ग्लूकोज एंड सुक्रोज और बाकी बचा C3 एसिड। C3 एसिड इज पायरुविक एसिड, ये ट्रांसपोर्ट हो गया टू मेसोफिल सेल्स और पायरुविक एसिड ने कन्वर्ट होना इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट विद द हेल्प ऑफ कन्वर्शन ऑफ ATP इनटू AMP। इतना क्लियर? तो ये जो है पूरा साइकिल ये लर्न करना है एज इट इज। अब देखो कि C3 साइकिल है जो वो चलता है कहाँ पे, बंडल शीट सेल्स में, और जो लाइट रिएक्शन है वो चलेगी यहाँ पे। लाइट रिएक्शन पे जो ATP NADPH वगैरह उसने बनाए वो यूज करेगा स्ट्रोमा ऑफ द बंडल शीट सेल्स। तो हमने टोटल, क्योंकि बेटे हमने एक बार में एक ही ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो ये साइकिल भी 6 टाइम्स है जो वो रिपीट होगा। अब एनर्जी कितनी कंज्यूम की C4 साइकिल ने, तो एनर्जी कंजम्पशन कितनी है पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक तो बेटे हमने C3 तो चलेगा ही चलेगा, तो C3 की एसिमिलेटरी पावर जितनी थी, कितनी थी, 18 ATP प्लस 12 NADPH, ये तो वो यूज करेगा ही। इसके अलावा इसने यूज किए यहाँ पे ATP, ये एक्स्ट्रा ATP है जो C3 साइकिल में हम नहीं करते। तो ये जो ATP है ये कन्वर्ट हो गया इनटू AMP, मतलब कि एक ATP यूज किया बट उसने 2 बॉन्ड तोड़े, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे इसने डबल ATP, 2 ATP के यूज कर लिए। हालांकि इसने एक ही ATP के 2 बॉन्ड तोड़े हैं, बट फिर भी ये हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे इसने 2 ATP यूज किए। तो क्योंकि ये भी साइकिल पूरा 6 टाइम्स रोटेट होगा, तो 6 इंटू 2 12 ATP और इसने कंज्यूम कर लिए। तो प्लस क्या हो गया हमारे पास 12 ATP, तो टोटल हो गए 30 ATP प्लस 12 NADPH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कितने 6, इन्होंने बना दिया C6H12O6 प्लस 30 ADP मिलके ये जुड़ गए बने 30 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और प्लस 12 NADP, ये इसका आउटपुट हुआ। ठीक है, ग्लूकोज बन गया या ग्लूकोज है जो वो आगे सुक्रोज बन जाएगा, तो पहले ये ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे ना बेटे फर्स्ट जो एंजाइम है, फर्स्ट जो एक्सेप्टर है वो तो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और जो एंजाइम है वो है पैपकेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे ये पैपकेज के एंजाइम में प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। इनको C4 प्लांट्स को ये जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो हमने क्या था कि रुबिस्को है जो वो ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो रुबिस्को है जो वो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करने लगता है तो C4 साइकिल्स हैं जो उनको एडवांटेज होती है, क्योंकि जो पैपकेज है इट इज हैविंग स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एटमॉस्फेयर में कम कंसेंट्रेशन भी है कार्बन डाइऑक्साइड की, तब भी पैपकेज है जो उस कम कंसेंट्रेशन को पिक कर लेता है, बिकॉज इट इज हैविंग स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू रुबिस्को। जो C3 साइकिल यहाँ पे चलेगा उसके पास यहाँ पे रुबिस्को होगा, वो सेम ही होगा जो हमने ऑलरेडी C3 साइकिल में किया। तो MCQs में आ जाता है कि जो C4 प्लांट्स है उनके पास रुबिस्को है कि नहीं है। सब प्लांट्स के अंदर रुबिस्को है जो वो प्रेजेंट होगा, इसीलिए ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वर्ल्ड की, बायोस्फीयर की।
ठीक है। और इनके पास C4 का फर्स्ट एक्सेप्टर PEP है और एंजाइम है पैपकेज। पैपकेज इज हैविंग स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू दिस रुबिस्को। तो ये जो बेटे इसके अलावा जब हमने ये फिक्सेशन की है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है तो दिस प्रोसेस इज डी एसिडिफिकेशन। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए। तो बड़ा सिंपल सा साइकिल है। मेसोफिल सेल्स है जो वो फर्स्ट एक्सेप्टर उनके पास है PEP विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। एक कार्बन इधर से आया, उसने बना दिया C4 एसिड। C4 एसिड ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट होकर उसने एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, कन्वर्ट हो गया इनटू C3 एसिड। C3 एसिड वापस कहाँ चला गया? मेसोफिल सेल्स में, जहां पे उसने वही 3 कार्बन कंपाउंड रीजनरेट कर दिया। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी वो C3 साइकिल के थ्रू क्या हो गई? फिक्स। टोटल इसने एक्सपेंडिचर हुआ 30 ATP मॉलिक्यूल प्लस 12 NADPH और उन्होंने बना दिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो C4 साइकिल है जो वो क्यों इवॉल्व हुआ और इसकी क्या एडवांटेज है ओवर C3 साइकिल, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम फोटो रेस्पिरेशन भी डिस्कस करेंगे।